वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेल। सो आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। जो आज का लेक्चर होगा हमारा वो होगा बेसिक्स ऑफ साइंस पे। बेसिक्स ऑफ साइंस की बेसिकली हम एक सीरीज़ चला रहे हैं अपने चैनल पे, जिसमें ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि साइंस क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि हमें साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि सब डिसिप्लिन या सब ब्रांचेज ऑफ साइंस क्या होती है। ठीक है। और मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनके बारे में हम और जानेंगे। फिर जो साइंटिस्ट अप्रोच को अपनाते हैं, ठीक है, साइंस की स्टडी करने के लिए। साइंस खुद ही एक स्टडी है, जो अभी आपको डेफिनेशन से पता लग जाएगा। बट बाकी सारी चीज़ों की जो जो हम स्टडी करते हैं, उनकी जो स्टडी करने के लिए जो अप्रोच को अपनाया जाता है, जिस अप्रोच को फॉलो किया जाता है, जिस अप्रोच को यूज़ किया जाता है, उनको देखेंगे। जैसे कि रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन। तो आप इस लेक्चर के अंत तक सारी इन बातों को जान चुके होंगे और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एलिजिबल होंगे, और मोर ओवर आप बहुत सी चीज़ें समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ हर बार की तरह। सो हियर वी गो। या आगे चलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज साइंस? Science is the systematic study of nature and phenomena occurring on macroscopic and microscopic level through observation and experimentation। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन की साइंस क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी है। किसकी? नेचर की स्टडी है। और जो भी फिनोमिनन अकर हो रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। आप बोलोगे सर ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है छोटे लेवल पर। ठीक है, ऐसे सिस्टम्स भी है ना हमारी इस यूनिवर्स में, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते। ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, और जिनसे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हम लोग समझ पाते हैं नेकेड आइज के थ्रू ही। लेकिन जैसे अगर मैं आपसे बात करूं सेल की, जैसे बात करूं मैं आपसे एटम की, जैसे बात करूं मैं आपसे मॉलिक्यूल की, या किसी भी ऐसी चीज़ की जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिख रही है, तो वो किस की स्टडी के अंतर्गत चला जाएगा या किस सिस्टम को कहलाएगा? दैट विल बी माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, और जो मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करूं, जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, दैट विल बी ऑल मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, और ये स्टडी कैसे की जाएगी? ये करी जाएगी ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। ठीक है ना, मतलब बिना ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के साइंस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ें हमको पता है वो या तो हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू मालूम चला है, हमारी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चला है, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू मालूम चला है। जो हमें एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन मिली, उनके थ्रू मालूम चला है। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम साइंस की। वो क्या बोलती है? वो बोलती है साइंस इज द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स बेस्ड ऑन रियल एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो साइंस क्या है? नॉलेज ऑफ फैक्ट्स है, जो हम किस पर बेस्ड है? रियल एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई सी चीज़ आपको बता रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये साइंस से बिलोंग करती है या ये साइंस कहता है, तो मैं आपको वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, या तो मैं खुद एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा पाऊंगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एपेरेटस नहीं है जिसकी मदद से मैं वो करके दिखाऊं। ठीक है, एपेरेटस मीन्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है जिसकी मदद से मैं वो आपको करके दिखाऊं, तो मैं आपको बता सकता हूँ ना कि आप किसी दूसरे ने एक्सपेरिमेंट किया था सेम टू सेम, उसको रेफर कर लो। क्लियर है मेरी बात को? मैं आपको एक्सपेरिमेंटली बता सकता हूँ। जैसे अगर मैंने कहा कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे और दूसरे भी प्लैनेट्स पर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। अब भाई दूसरे प्लैनेट तो मैं नहीं ले जा सकता आपको, लेकिन अपने अर्थ पर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटली बता सकता हूँ कि नहीं। कोई चीज़ मैं ऊपर फेंक दूंगा, वो नीचे आ जाएगी, है ना। ये किसका एग्जाम्पल है? ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, इस चीज़ का ग्रेविटी का एग्जाम्पल है। अगर आप मुझसे बोलो कि हमें ये मालूम चला है कि वाटर जो है उसका बॉइलिंग जो पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं आपको ये भी तो प्रूव करके बता सकता हूँ ना कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप बोलोगे कैसे? तो भाई हम गैस पर रखेंगे अपने बीकर में भरकर पानी को, या नॉर्मल यूटेंसिल में भर के रख देंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर की मदद से हम बता सकते हैं जब वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा तब, कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया था। क्लियर? ऐसे कोई भी चीज़ जो आपने साइंस में पढ़ी हो, आप उसको एक्सपेरिमेंट
के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि वो खुद किसका रिजल्ट है, खुद किसका रिजल्ट है, किसी एक्सपेरिमेंटेशन का और ऑब्जर्वेशन का ही रिजल्ट है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाई टू स्टडी साइंस। ठीक है, तो आपने जो भी अब तक जाना उससे आपको ये समझ में आया होगा कि नेचर में जो भी है उसकी स्टडी हम लोग किस में कर रहे हैं, साइंस के अंतर्गत कर रहे हैं, है ना। और हम लोग किसका पार्ट है, इस यूनिवर्स का पार्ट है, इस नेचर का पार्ट है। तो मतलब कि अगर हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं, जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं और जिसका हम लोग उन चीज़ों का इतना सारा यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम नई नई चीज़ें बना भी पाते हैं, ये सब कुछ किसके कारण बना पा रहे हैं, साइंस के कारण बना पा रहे हैं। अगर हम साइंस की स्टडी को छोड़ दें या हम लोग नेचर की स्टडी ना करें तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। और आपको क्या लगता है कि साइंस क्या हमने अब पढ़ना स्टार्ट किया? नहीं, बहुत समय तक। आज तो खैर बहुत सिस्टमैटिकली स्टडी की जाती है हर एक चीज़ की, लेकिन पहले भी साइंस को लोग पढ़ते थे, समझते थे, जानते थे। हो सकता है वो साइंस को साइंस के नाम से ना जानते हों, किसी और नाम से जानते हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने इन स्लाइड्स में नहीं लिखी है, बट मैं बता देता हूँ। स्टडी नहीं, जो साइंस है, जो साइंस वर्ड है वो डिराइव हुआ है, साइंस वर्ड जो डिराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड साइनेटा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। क्या मतलब होता है इसका? नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। क्लियर है? होप क्लियर होगा। समझ रहे हो ना? साइंस बेसिकली, साइंस का मतलब ही क्या है? नॉलेज है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द सब डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा बहुत सारे सब डिसिप्लिन्स होते हैं, लेकिन मेन डिसिप्लिन्स यही हैं। कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सब्जेक्ट और डिसिप्लिन वर्ड में क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर उसका मतलब भी समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, जब आप बात करेंगे सब्जेक्ट की और जब आप बात करेंगे डिसिप्लिन की, ठीक है, सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, तो सब्जेक्ट बेसिकली होगा सिर्फ नॉलेज के लिए, ठीक है। आप चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? बिकॉज यू वॉन्ट टू गेन नॉलेज अबाउट इट, ठीक है, एंड यू वॉन्ट टू अप्लाई इट। अप्लाई भी करेंगे, नॉलेज आ गई तो। डिसिप्लिन जो है वो आप इसीलिए पढ़ रहे हैं, मतलब आप इसीलिए स्टडी कर रहे हैं उसकी, क्योंकि आप उसमें प्रोफेशनली कुछ परस्यू करना चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इंजीनियरिंग बेसिकली डिसिप्लिन बोल देंगे हम उसमें, और इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट लगते हैं वो अलग होगा। सो हम क्यों परस्यू कर रहे हैं इंजीनियरिंग? क्योंकि हम नॉलेज तो गेन करना ही चाहते हैं, लेकिन साथ में प्रोफेशनली भी हम एक इंजीनियर बनना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक है। अब जैसे मान लो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, और बेसिकली नॉर्मली भी जो बायोलॉजी लेते हैं 11th-12th क्लास में उसको पढ़ना पड़ता है, बट उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता जितनी जब आप MBBS करते हैं तब पढ़ना पड़ता है। तो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लूँ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी विल बी व्हाट? अ सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। मैं इससे नॉलेज तो एक्वायर कर सकता हूँ और अपने आसपास जितने भी ह्यूमंस हैं सबके अब बॉडी फंक्शंस को समझ जाऊंगा, ठीक है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस बेसिकली, कोई भी जो सिस्टम है, लिविंग सिस्टम है, वो किस तरीके से फंक्शन करता है, वो हम किस में पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। और अगर आप उस सिस्टम की बाउंड्री आप ह्यूमन फिक्स कर देंगे कि आपको सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, तो डेट विल बी व्हाट? ह्यूमंस, ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। लेकिन क्या मैं ये पढ़ने के बाद किसी को कोई मेडिकल एडवाइस दे पाऊंगा? आंसर है नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा? बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। जो भी पढ़ रहा है ही और शी इज नॉट अ डॉक्टर। लेकिन जब डॉक्टर इसको MBBS में पढ़ेगा देन ही विल बी कैपेबल ऑफ गिविंग मेडिकल एडवाइसेस, राइट और नो? ठीक है ना, राइट और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, तो आप जब इन्हें एकेडमिकली परस्यू करने के लिए पढ़ेंगे दे विल बिकम डिसिप्लिन्स, एंड व्हेन वी आर जस्ट स्टडिंग फॉर दीज सब्जेक्ट्स फॉर नॉलेज, फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, देन वी विल कॉल देम एज सब्जेक्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
अब आता है डिसिप्लिन ऑफ साइंस, वही मैंने आपको बता दिया। साइंस हैज ऑलवेज बीन डिफाइंड बाय इट्स डिसिप्लिन, बाय इट्स एरिया ऑफ फोकस एंड स्टडी दैट आर फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायो भी हो सकता है। अब पहली चीज हम देखते हैं कि फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न, ये रेड कलर पे रेड नहीं दिखेगा, व्हाइट ले लेता हूँ। ठीक है, द साइंस ऑफ ब्रांच कंसर्न, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज फिजिक्स। ठीक है, तो यहां से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल सकते हैं कि आप फिजिक्स में हमेशा क्या पढ़ने वाले हैं, नेचर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। नेचर के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। किसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, आप मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे होंगे और एनर्जी की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर मैटर क्या होता है, तो मैटर क्या है, जो भी आपको आसपास चीजें दिख रही हैं, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट मैटर। ये वाटर बॉटल मैटर है जो मेरे सामने रखी हुई है, आपके सामने भी हो सकता होगी, आपने भी देखी होगी। लैपटॉप जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज मैटर। ये जो सामने मेरे कैमरा लगा हुआ है ये भी मैटर है। कुछ बुक्स रखी हुई है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, सब कुछ क्या है, मैटर है। जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा है मैटर है। हम क्या है, मैटर। आप क्या है, मैटर। ठीक है, एवरीथिंग इज व्हाट मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज व्हाट मैटर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैटर और एनर्जी जो है उसी से डील करेगी कौन सी ब्रांच, हमारी फिजिक्स। क्लियर है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिक्स, अब बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग फिजिक्स को इजीली पढ़ने के लिए कुछ और सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। जैसे सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ फिजिक्स इंक्लूड मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड अदर रेडिएशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये सारी सब ब्रांचेस हैं। इनमें भी और ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज बताई मैंने आपको। तो मैकेनिक्स क्या है, बेसिकली वहां पर जो भी बॉडी है वो किस तरीके से चल रही है उसकी बातें होंगी। उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उस पर बातें होंगी। उसके पास कौन सी एनर्जी है उस पर बातें होंगी। ठीक है, और जब वो चल रही है या उसको चलाने में जो वर्क डन हुआ है या किसी बॉडी ने खुद से वर्क डन किया है, हर एक चीज किस पर डिपेंड करने वाली है, किस में हम पढ़ेंगे, मैकेनिक्स नाम की ब्रांच में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सारी ब्रांचेस भी ऐसी है, अलग अलग डिटेल्स हम उनमें डील करते हैं, अलग अलग चीज़ों की। देन वी कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है भाई, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द सब्सटेंसेस ऑफ विच मैटर इज कंपोज। देखिए, आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा कि मैटर और एनर्जीज के बारे में पढ़ लिया, लेकिन मैटर किससे मिलकर बना है वो स्टडी कहाँ होगी, वो होगी केमिस्ट्री। समझ गए, है ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन एंड द यूज ऑफ सच रिएक्शन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज, इन सब की स्टडी किसमें की जाएगी, केमिस्ट्री में की जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, हाँ या ना? होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन सब चीजों में, सो यू कैन कमेंट एंड आस्क। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन इन्वेस्ट, ये हो गया रिएक्शंस। बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ेंगे और मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो, और ट्रांसफॉर्मेशन यानी उसके चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा केमिस्ट्री किन चीज़ों से डील करती है। ठीक है, सब ब्रांचेस भी होती हैं और केमिस्ट्री की बहुत सारी होती हैं। ठीक है, और जो ब्रांचेस आपको जनरली देखने मिलती हैं 11th-12th के लेवल पे, वो देखने मिलती हैं 3। दैट विल बी फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद आएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। राइट, समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स कम टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है भाई, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड इनटू मैनी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स दैट कवर मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बिहेवियर, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो क्या है ना, बायोलॉजी जो है वो मेनली बस किसके साथ डील करेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करेगा। बायो का मतलब ही क्या होता है, बायो का मतलब ही होता है लाइफ।
क्या होता है? लाइफ। और जो वर्ड लॉजी है ना, ये लॉजी वर्ड जो है ये लोगोस से आया है, LOGOS, ठीक है, लोगोस से आया। इसका मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। तो आप लाइफ की स्टडी कर रहे हैं तो आप किस में करेंगे भैया? बायोलॉजी में कर लेंगे, समझ गए? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्या है कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो भाई मॉर्फोलॉजी जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर की स्टडी। जहां भी आपको स्ट्रक्चर की स्टडी दिख जाए आप समझ जाना क्या होगा वहां पे? मॉर्फोलॉजी होगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी इज व्हाट? मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी इज व्हाट? एनाटॉमी, ठीक है। और फिजियोलॉजी जो है वो फंक्शन की स्टडी होती है, ठीक है, कि लिविंग सिस्टम्स किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो। और बिहेवियर, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ओरिजिन आप कहाँ पर देखेंगे? एवोल्यूशन में देखेंगे आप ओरिजिन। और डिस्ट्रीब्यूशन और बिहेवियर आप कहाँ देखेंगे? इकोलॉजी में देखेंगे, ठीक है ना, इकोलॉजी में देखेंगे। सो ये और भी सब ब्रांचेस होती हैं बट हम अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी हमारा बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है, राइट। अब आता है अप्रोच टू स्टडी। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म के बारे में, ठीक है। तो दो अप्रोचेज हैं, कौन कौन सी अप्रोच हैं हमारी? यूनिफिकेशन है अप्रोच और एंड रिडक्शनिज्म है, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं कि यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्शनिज्म क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। What is unification? It is the act of unifying different laws varied for different phenomena into a single theory that explains all other phenomena. देखो यूनिफिकेशन, जो वर्ड यूनी है, यूनिफिकेशन, इसका मतलब ही क्या बता रहा है? यहां पर हम यूनिफाई कर रहे हैं। यूनिफाई कर देना यानी मिला देना, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट लॉज को मिला रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी एक फिनोमिना को समझाने के लिए, ठीक है, या एक थ्योरी बनाने के लिए जो बाकी डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है कि क्यों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो गिरते हैं धरती पर, हम जानते हैं ग्रेविटी है उसका रीजन, ठीक है ना। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकेंगे वो हमेशा नीचे गिरेगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, जो अर्थ है वो क्यों सन के अराउंड मूव कर रही है, या हम सीधा इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बोल सकते हैं प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन का मतलब है कि प्लैनेट्स का रिवॉल्व जो करते हैं, मतलब प्लैनेट कैसे मूव करते हैं हमारे अर्थ सन के अराउंड, वो कहानी है। या आप बोल सकते हैं सैटेलाइट का मोशन प्लैनेट्स के अराउंड। तो हम इन सारे फिनोमिनास को किसके थ्रू समझा सकते हैं? एक सिंगल लॉ के थ्रू समझा सकते हैं, दैट इज व्हाट? ग्रेविटी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब आप बोलोगे कि आप हर बार ग्रेविटी का एग्जांपल क्यों ले लेते हो? वो इसलिए लेता हूं क्योंकि आप जिस क्लास में या जिस भी आप होंगे आपने सबसे सिंपल चीज ग्रेविटी तो सुनी ही होगी, ठीक है ना। ये सबसे बेसिक चीज है, बचपन से ही हमें पढ़ा दी जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार इसी का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये लिखा ना, दीज टू फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल फिनोमिना दैट इज ग्रेविटी, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज यूनिफिकेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यूनिफाई कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। दो अलग अलग फिनोमिना को किसी एक फिनोमिना से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है? तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? यूनिफिकेशन। नाउ लेट्स कम टू रिडक्शनिज्म। व्हाट इज रिडक्शनिज्म? रिडक्शनिज्म इज ब्रेकिंग डाउन Reductionism is breaking down of a complex system into simple constituent system so that laws of physics can be applied on these systems and we can understand the working of the complex system, ठीक है। यहाँ पे laws of physics नहीं, basically laws of nature हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके आप डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहे हैं? आप एक बड़ा सिस्टम है उसको आप छोटे छोटे सिस्टम्स में बांट दे रहे हैं, ठीक है। और हर एक सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लॉज और थ्योरीज के थ्रू, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना के थ्रू, क्लियर है? तो इसको क्यों करना है आपको स्टडी? क्योंकि आपको समझना है कि सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। तो जब आप एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे डिफरेंट सिस्टम्स में पढ़ेंगे, उस पर अलग अलग लॉज, उस पर अलग अलग थ्योरीज, उस पर अलग अलग अप्रोचेस लगाएंगे, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, कि वो क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो आप उसको किसमें क्या बोलेंगे? आप उसको आप बोलेंगे किस अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? रिडक्शनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स कैन बी एक्सप्लेन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अगर आप इसकी और सिंपल डेफिनेशन देखें, ये है नहीं, वो चीज एग्जांपल नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टी है उसको आप किसके द्वारा बता पा रहे हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनकी प्रॉपर्टी के द्वारा आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप किसमें पढ़ेंगे उसको, आप उसमें आप पढ़ेंगे उसको, मतलब क्या अप्रोच को फॉलो कर रहे होंगे आप ये पढ़ते वक्त, दिस विल बी रिडक्शनिज्म। ठीक है, जैसे आप आगे जाकर पढ़ोगे कि जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी समझते हो ना, अभी आपको इलास्टिसिटी के बारे में क्या पता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, कि हम उसको खींचेंगे तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, है ना। जैसे रबर देखा है आपने, रबर को खींचते हो वापस अपनी जगह पे आता है। कोई भी इलास्टिक चीज़ होती है उसको आप खींचते हो वो अपनी वापस जगह पे आ जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी बाद में आपको समझ में आएगा कि इसकी डेफिनेशन कुछ और होती है, ये कुछ और चीज़ है जो हम बचपन से समझते आ रहे हैं वो नहीं है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इलास्टिसिटी है, इस फिनोमेना को समझाया गया किसके द्वारा, ये जिनसे मिलकर बने हुए हैं, मतलब ये एटम से मिलकर बने होंगे, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, उसके द्वारा, उनकी प्रॉपर्टीज के द्वारा समझाया गया है किसको, इलास्टिसिटी को। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा है जो वाटर होता है, जब आप वाटर अपने हाथ पर डालते हैं तो आपका हाथ गीला हो जाता है। वाटर आपके हाथ से क्या होता है, किसी भी सरफेस से क्या होता है, चिपक जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। इसको भी समझाने के लिए जो आंसर मिला वो मिला हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर, जब हमने दो मॉलिक्यूल को देखा कि वो आपस में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जब वो मॉलिक्यूल किस तरीके से दूसरे सरफेसेस के साथ बिहेव करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? और भी कई सारे फिनोमेनाज हैं जो आपको किसके द्वारा समझ में आते हैं, रिडक्शनिज्म के द्वारा। देखिए, और आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग देख रहे हैं बड़े लेवल पे किसको, मैटर को, मैटर की प्रॉपर्टी हमने किसके थ्रू समझा दी, एटम से समझा दी। एटम जब हमने पढ़ा तो एटम की प्रॉपर्टी हम किसके थ्रू समझाएंगे, न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स के थ्रू समझाएंगे, है ना। आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि जो एटम का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो क्या है, कि बीच में होता है एटम की न्यूक्लियस और आजू बाजू क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाले जो पार्टिकल है उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, दैट आर व्हाट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो ऑर्बिट्स में रहते हैं दैट आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप सबकी प्रॉपर्टी, आपने शुरुआत मैटर से की बट आप कहां पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे पहुंच गए। तो दिस इज व्हाट रिडक्शनिज्म, कि आप मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके थ्रू समझाएं, अपने एटम्स के थ्रू, फिर एटम की न्यूक्लियस और ऑर्बिट के थ्रू, मतलब, और फिर न्यूक्लियॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, देन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के थ्रू। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बेसिक चीजें देखेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या देखेंगे। हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ फिजिक्स को। ठीक है, देन अगली क्लासेस में डिफरेंट मतलब ये जो पूरी सीरीज चलेगी इसमें हम डिफरेंट चीज़ों को कवर करेंगे और बहुत सारी डेफिनेशंस को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हों। हाँ, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों तो आप दूसरों के साथ शेयर भी करें और ऐसे ही मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी।